हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं खुशबू शर्मा। आप देख रहे हैं वीकेएस बायो एजुकेशन। स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक चल रहा था पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। इस टॉपिक से रिलेटेड 2 लेक्चर के अंदर मैं बता चुकी हूं। एक लेक्चर में मैंने बताया था पुष्प की संरचना के बारे में। उसके बाद में सेकंड लेक्चर के अंदर मैंने बताया था पुंकेसर के बारे में, और पुंकेसर के अंदर हमने पढ़ लिया था परागकण की स्ट्रक्चर पूरी डिटेल में हमने देख ली थी। और स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है परागण। स्टूडेंट्स, परागण की क्रिया क्या होती है, इसके बारे में पूरा डिटेल में आज हम स्टडी करेंगे। तो स्टूडेंट, परागण के बारे में सबसे पहले किसने बताया था, तो हमें ये बात पता होनी चाहिए। साइंटिस्ट थियोफ्रास्टस ने सबसे पहले परागण की क्रिया को देखा या परागण की क्रिया के बारे में रिसर्च की। तो वो साइंटिस्ट कौन थे? थियोफ्रास्टस थे। और स्टूडेंट्स, इसी बात थियोफ्रास्टस नाम से ही आपको ध्यान आ रहा होगा कि वनस्पति विज्ञान के जनक भी कौन होते हैं, कौन थे? थियोफ्रास्टस हैं। ये मैंने फर्स्ट लेक्चर के अंदर मेरे में बताया था कि वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? थियोफ्रास्टस। और थियोफ्रास्टस ने ही सबसे पहले परागण के बारे में बताया था। अब देखते हैं स्टूडेंट्स, परागण क्या होता है, परागण की क्रिया क्या होती है, और परागण जो है वो पराग कणों के द्वारा किस प्रकार से होने वाली एक प्रक्रिया है। तो स्टूडेंट, शुरू करते हैं। देखिए, पराग कणों को क्या बोलते हैं? पोलन ग्रेन्स। तो पराग कणों के पराग कोश एंथर से मुक्त होकर जायांग के वर्तिकाग्र तक पहुंचने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? परागण की क्रिया कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको जो मेरे लास्ट लेक्चर थे उसके अंदर मैंने आपको बता दिया था कि पुमंग और जायांग क्या होता है। और जायांग जो है उसी का एक भाग होता है वर्तिकाग्र, और वर्तिकाग्र के ऊपर पहुंचता है पुंकेसर से निकलने वाला पराग कण। तो परागकण जो है वो पुंकेसर का एक भाग है, वहां से निकलकर वह जायांग के वर्तिकाग्र तक पहुंचता है। और यही प्रक्रिया क्या कहलाती है स्टूडेंट्स? परागण की क्रिया कहलाती है। और परागण की क्रिया जो है वह आवर्त बीजी पादपों में और अनावर्त बीजी पादपों में पाई जाती है। मतलब एंजियोस्पर्म में और जिम्नोस्पर्म प्लांट्स के अंदर परागण की क्रिया पाई जाती है। परागण के लिए पराग कोशों का स्फुटन होना आवश्यक है। स्टूडेंट्स, परागकण जो होते हैं वो किसमें जो इकट्ठे होते हैं? पराग कोशों के अंदर पाए जाते हैं। और अगर पराग कोश का एंथर का यदि स्फुटन नहीं होगा तो परागकण बाहर नहीं आएंगे, और परागकण यदि बाहर नहीं आए तो परागकणों का स्फुटन नहीं होगा, तो परागकण जो है उनका परागण की क्रिया किस प्रकार से होगी? तो इसके लिए पराग कोशों का स्फुटन होना आवश्यक है। तो देखिए स्टूडेंट्स, पराग कोश की जो अंतःभित्ति होती है, एक तो होती है बाह्य भित्ति और एक होती है अंतःभित्ति। तो अंतःभित्ति की कोशिकाओं में अल्फा सेल्यूलोज से बनी रेशेदार पट्टियां पाई जाती हैं, और इन रेशेदार पट्टियों की आर्द्रताग्राही प्रकृति के कारण ही पराग कोशों का क्या होता है? स्फुटन होता है। मतलब पराग कोशों की जो अंतःभित्ति होती है वहां पर क्या पाई जाती है? अल्फा सेल्यूलोज से बनी हुई रेशेदार पट्टियां पाई जाती है। और इन रेशेदार पट्टियों की आर्द्रताग्राही प्रकृति के कारण ही, मतलब ये क्या करती है? मोस्टली आर्द्रता को क्या करती है? ग्रहण करती है, एब्जॉर्ब करती है। ह्यूमस को क्या करती है? एब्जॉर्ब करती है, जिसके कारण से पराग कोशों का क्या हो जाता है? स्फुटन हो जाता है, और परागकण जो है वो बाहर निकल जाते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, परागण मैंने आपको बता दिया, पुंकेसर से निकला परागकण, ओके, वो जायांग की किस पर जाएगा? वर्तिकाग्र के ऊपर जाएगा। और इस प्रकार से ये जो प्रोसेस होता है, ये क्रिया क्या कहलाती है? परागण की क्रिया कहलाती है। तो स्टूडेंट, एक तो होता है स्टूडेंट, देखिए, एक तो होता है स्वपरागण, और सेकंड हम बता रहे हैं परपरागण। अब स्वपरागण की क्रिया क्या होती है और परपरागण की क्रिया क्या होती है, इसको हम एक डायग्राम के द्वारा इजीली समझ सकते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, ये एक प्लांट है, तो इस प्लांट के अंदर ये एक फ्लावर है। ओके, ये मैंने एक छोटा सा आपको जो है एक डायग्राम शो कर दिया है जिससे हम इजीली समझ सकेंगे इस चीज को। तो ये एक फ्लावर है, फ्लावर की स्ट्रक्चर है। अब देखिए, इस स्ट्रक्चर के अंदर ये नीचे की तरफ पुष्पासन है, वर्तिका है, ये ऊपर की तरफ क्या है? इसमें वर्तिकाग्र है। और ये इसमें साइड की तरफ ये यहाँ पे क्या आ जाएंगे? इसमें पराग कण है। अब ये पराग कण जो है, ये परागकण इस वर्तिका के ऊपर आ रहे हैं, तो ये एक ही पुष्प में हो रही है ये क्रिया। तो उसी पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र के ऊपर स्थानांतरित होते हैं, तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? स्वपरागण कहलाती है। लेकिन यदि एक पुष्प के परागकण दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र के ऊपर जा रहे हैं, दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित हो रहे हैं, जैसे इस पुष्प के वर्तिकाग्र इस पे जा रहे हैं, और इस पुष्प के जो परागकण है वो इस पुष्प के वर्तिकाग्र पर जा रहे हैं, और इसके इस वाले पुष्प के वर्तिकाग्र पर जा रहे हैं, तो यह प्रक्रिया क्या कहलाएगी? परपरागण कहलाएगी। क्योंकि दोनों प्लांट जो है, दोनों पौधे क्या है?
अलग अलग है, दोनों फ्लावर क्या है, अलग अलग है, लेकिन इसके अंदर क्या हो रहा है, उसी फ्लावर के ऊपर ही जो है परागण की क्रिया संपन्न हो रही है। तो यह क्या कहलाएगा, स्वपरागण, और यह कहलाएगा पर परागण। आगे देखिए, स्वपरागण भी कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है, 2 टाइप्स का होता है। अब देखिए कौन कौन सा होता है। एक तो होता है स्वयुग्मन, ऑटोगेमी। तो ऑटोगेमी की प्रक्रिया क्या होती है स्टूडेंट्स, देखिए एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प, परागण है ये, परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं या पुष्प अपने ही पराग कणों द्वारा परागित हो जाता है। देखिए ये एक क्या है, हमारे पास एक फ्लावर की स्ट्रक्चर है। देखिए इस फ्लावर के अंदर ये स्ट्रक्चर जो है ये है वर्तिकाग्र, नीचे अंडाशय, ये वर्तिका और ऊपर वर्तिकाग्र, और ये इसमें साइड में ये क्या है, परागकण। अब ये परागकण जो है वो इसी पुष्प के वर्तिकाग्र के ऊपर जा रहे हैं, मतलब अपने ही पुष्प के वर्तिकाग्र पर पराग कणों का स्थानांतरण क्या कहलाएगा, स्वयुग्मन की प्रक्रिया कहलाएगी। इसको क्या बोलेंगे अपन, स्वयुग्मन, ऑटोगेमी। फिर देखिए दूसरा है सहजात पुष्पी परागण, यानी समान जात, फूल अलग अलग हो सकते हैं लेकिन दोनों का जो वंश है, जो वंश है वो क्या रहेगा, दोनों का सेम रहेगा। जैसे दोनों यदि एक प्लांट के ऊपर ही लगे हुए 2 पुष्प हैं, तो जैसे एक प्लांट के ऊपर 2 गुलाब भी लग सकते हैं, एक प्लांट के ऊपर 2 जो है चमेली के फूल भी लग सकते हैं, मतलब कोई भी फूल लग सकते हैं, गुड़हल के लग सकते हैं। तो एक ही प्लांट के 2 पुष्प हैं, ओके, तो वो क्या कहलाएंगे, सहजात पुष्पी परागण। तो इसमें क्या होता है, एक पुष्प के परागकण उसी पौधे के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं, अर्थात एक ही पौधे में उपस्थित 2 अलग अलग पुष्पों के बीच में क्या होता है, परागण होता है। देखिए ये स्ट्रक्चर हम मान लेते हैं कि मान लो एक गुलाब है या गुड़हल है, तो इसमें एक फ्लावर तो यहाँ लगा हुआ है, दूसरा फ्लावर यहाँ लगा हुआ है। अब इस पुष्प के जो परागकण है वो इसके वर्तिकाग्र पर आएंगे और इसके जो परागकण है वो इसके वर्तिकाग्र पर चले जाएंगे। तो यह प्रक्रिया क्या कहलाएगी, सहजात पुष्पी परागण या सहजात परागण की प्रक्रिया कहलाएगी, जिनेटोगैमी इसको इंग्लिश में बोलते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब ये स्ट्रक्चर आप देखेंगे क्रियात्मक रूप से क्रिया क्या हो रही है इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में क्रिया ये हो रही है कि इसके इस पे जा रहे हैं और इसके जो परागकण जो है वो इसके ऊपर आ रहे हैं। तो क्रियात्मक रूप से ये क्रिया की दृष्टि से यह परागण किसकी श्रेणी में आना चाहिए, पर परागण में आना चाहिए, क्योंकि क्या हो रहा है, एक पुष्प के परागण दूसरे पुष्प पे जा रहे हैं। लेकिन यदि हम अनुवांशिकी तौर पे देखें, इनका वंश के तौर पर यदि हम देखें, तो दोनों पुष्प क्या है, एक ही वंश के जीव, सॉरी एक ही वंश के जो फ्लावर है। तो इन दोनों के बीच में जो है वंश के रूप में यदि हम देखें, अनुवांशिकी रूप से यदि हम देखें, तो यह क्या कहलाएगा, स्वपरागण की श्रेणी में आएगा। कौन आएगा, सहजात पुष्पी परागण। तो सहजात पुष्पी का मतलब क्या रहेगा, एक ही प्लांट के 2 पुष्प हैं, और यदि क्रियात्मक रूप से यदि हम देखें तो ये पर परागण की श्रेणी में आएगा। लेकिन अनुवांशिकी रूप से यदि हम देखें तो ये दोनों पुष्प सेम ही है, एक ही प्लांट के हैं, तो ये किसका पार्ट हो गया, स्वपरागण का पार्ट हो गया, और यह प्रक्रिया क्या कहलाएगी, स्वपरागण कहलाएगी। तो स्टूडेंट्स इस डायग्राम के थ्रू हम इजीली इनको समझ सकते हैं। अब आगे देखिए स्टूडेंट्स, स्वपरागण के लिए अनुकूलन या विशेषताएं, मतलब स्वपरागण होने के लिए प्लांट के अंदर कौन कौन सी विशेषताएं या उन प्लांट में ऐसी कौन कौन से अनुकूलन होते हैं जिनकी वजह से उनमें स्वपरागण की क्रिया होती है। तो स्टूडेंट्स फर्स्ट देखिए, उभयलिंगिता, बाइसेक्सुअलिटी या द्विलिंगी, इनमें से आप कुछ भी बोल दीजिए। द्विलिंगी का मतलब क्या हो गया, 2 लिंग, और किसके ऊपर, एक ही पुष्प के ऊपर। तो देखिए ऐसे पुष्प जिनमें पुंकेसर व स्त्रीकेसर दोनों ही हो, एक पुष्प है यदि उस पर स्त्रीकेसर भी उपस्थित है और पुंकेसर भी उपस्थित है, तो उनमें स्वपरागण पॉसिबल है, 100% उनमें क्या हो सकता है, स्वपरागण हो सकता है, क्योंकि उसी पुष्प के पुंकेसर उसी पुष्प की वर्तिकाग्र के ऊपर इजीली जा सकते हैं और उनके मध्य स्वपरागण हो सकता है। और सेकंड देखिए, समकाल पक्वता, होमोगैमी, इसको इंग्लिश में बोलते हैं होमोगैमी। तो देखिए पुमंग व जायांग एक समान काल में परिपक्व हो जाते हैं, इसको क्या बोलते हैं, समकाल पक्वता। मतलब पुमंग भाग नर भाग और जायांग यानी मादा भाग, ये दोनों भाग ही उस प्लांट के, उस पुष्प के
समान टाइम में एक समय काल के अंदर परिपक्व हो जाते हैं, जिससे उनके मध्य आपस में स्व परागण बहुत इजीली हो जाता है। और यदि ये दोनों एक समान काल में परिपक्व ना हो, जैसे पुमंग भाग पहले परिपक्व हो जाए और जायांग अपरिपक्व रहे, तो क्या उनके मध्य स्व परागण पॉसिबल है? नहीं, क्योंकि उनके अंग ही पूर्ण रूप से विकसित नहीं होंगे, तो उनके मध्य निषेचन प्रक्रिया नहीं हो पाएगी। इसीलिए पुमंग और जायांग दोनों का एक साथ परिपक्व होना जरूरी है। और एक साथ यदि किसी पुष्प के अंदर, किसी फ्लावर में परिपक्व होते हैं, तो उनके मध्य स्व परागण की क्रिया हो जाती है। इसका एग्जाम्पल आ जाएगा मिराबिलिस, और दूसरा हम बता देंगे कैथेरेंथस रोजियस। देखिए ये स्टूडेंट्स, इनके मध्य ये परागकण है, ये वर्तिकाग्र, दोनों क्या है, सेम समय पर ही क्या हो रहे हैं, परिपक्व हो रहे हैं, तो इनके मध्य आपस में परागण की क्रिया संपन्न हो जाएगी। अब देखिए अनुन्मीलियता, अनुन्मीलियता क्या होता है, क्लिस्टोगेमी, इसको बोलते हैं क्लिस्टोगेमी। कुछ पौधों में पुष्प बंद ही रहते हैं, खुलते नहीं है, कभी नहीं खुलते, हमेशा क्या रहते हैं, बंद ही रहते हैं। तो इनमें 100% स्व परागण ही होगा, क्योंकि पुष्प खुलेंगे नहीं तो उनके परागण दूसरे पुष्प तक पहुंचेंगे नहीं, तो दूसरे पुष्प तक पहुंचेंगे नहीं तो उनके मध्य पर परागण तो हो ही नहीं सकता, तो उनके अंदर क्या पाया जाएगा, स्व परागण। अब देखिए ये एक प्लांट है, ये ओपन प्लांट है, इसके अंदर ये जो बाह्य दल और ये दल है, ये बाह्य दल है, ये दोनों क्या है, बाहर की तरफ खुले हुए हैं। लेकिन इसके अंदर देखिए ये पत्तियों से क्या है, ढका हुआ है, परागकण पत्तियों से ढके हुए हैं, अंदर ही है ना। तो इसके अंदर क्या परागकण बाहर निकल सकेंगे? नहीं, तो इनके अंदर क्या पाया जाएगा, स्व परागण पाया जाएगा। और इसको क्या बोलते हैं, जब प्लांट बंद ही रहते हैं जिन पुष्पों में, तो वह क्या कहलाते हैं, क्लिस्टोगेमी, अनुन्मीलियता जिनको कहते हैं। इसका एग्जाम्पल आ जाएगा गुल मेहंदी। इसका एग्जाम्पल क्या आएगा, अनुन्मीलियता का एग्जाम्पल आ जाएगा गुल मेहंदी। एग्जाम में काफी बार ये क्वेश्चन आ जाता है कि अनुन्मीलियता का एक एग्जाम्पल बताइए, या फिर गुल मेहंदी किसका एक एग्जाम्पल है, तो आप बताएंगे अनुन्मीलियता का यह एक एग्जाम्पल है। अब देखिए कलिका परागण, कलिका अवस्था में परागण पुष्प बाह्य दलों द्वारा कवर या बंद रहता है। कलिका अवस्था में परागण की क्रिया में क्या होता है, पुष्प जो है उसके अंदर देखिए, अनुन्मीलियता के अंदर तो जो है वो दलों के द्वारा बंद रहता था, पुष्प किसके द्वारा, पंखुड़ियों के द्वारा बंद रहता था। लेकिन कलिका परागण के अंदर पुष्प बाह्य दल ग्रीन कलर के होते हैं स्टूडेंट्स, इसलिए मैंने इसको ग्रीन कलर के रूप में शो किया है। तो ये एक बर्ड लाइक स्ट्रक्चर रहती है, आप जानते हैं जब पुष्प खिलता नहीं है तो वो एक बंद कली के रूप में रहता है, और कली के ऊपर जो है वो ग्रीन ग्रीन बाह्य दल उपस्थित होते हैं। तो इनके अंदर बाह्य दलों द्वारा कवर रहता है, तो यह परागण कौन सा कहलाएगा, कलिका परागण। तो जब पुष्प बंद ही है बाह्य दलों के अंदर, तो क्या उनमें पर परागण होगा, उनमें पर परागण नहीं होगा, उनमें कौन सा परागण होगा, स्व परागण। तो यह क्या है, एक स्व परागण का एक अनुकूलन है। और इसका एक एग्जाम्पल हम बता दें, तो एक एग्जाम्पल तो आ जाएगा गेहूं, और दूसरा हम बता देंगे तो आ जाएगा चावल। अब स्टूडेंट्स ये तो हमने पढ़ लिया स्व परागण क्या है, स्व परागण कितने प्रकार का होता है, और स्व परागण के हमने अनुकूलन पढ़ लिए, मतलब स्व परागण जिन जिन प्लांट्स में होता है उनकी क्या क्या विशेषताएं होती है कि उनमें स्व परागण ही होता है। अब हम बात करेंगे पर परागण की। देखिए जब एक पौधे के पुष्प के परागकण उसी जाति के किसी दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होते हैं। स्टूडेंट देखिए हम डायग्राम ले लेते हैं, मान लो गुड़हल ले लो या गुलाब ले लो, तो एक तो गुलाब का फूल है रेड कलर का और दूसरा गुलाब का फूल है पिंक कलर का। तो देखिए स्टूडेंट्स इस एक पौधे के पुष्प के जो परागकण है, तो जाति तो दोनों की सेम है, दोनों ही क्या है, गुलाब है, लेकिन दोनों क्या है, प्लांट्स अलग अलग है। ये तो रेड कलर के गुलाब का प्लांट है और ये पिंक कलर के गुलाब का प्लांट है। तो इसके परागकण जो है वो इसके वर्तिकाग्र पर चले जाए और इसके परागकण यदि इसके वर्तिकाग्र पर आ जाए तो यह प्रक्रिया क्या कहलाएगी, पर परागण कहलाएगी। इनमें स्पीसीज यानी इनकी जाति क्या है, दोनों की सेम है, लेकिन इनके आनुवांशिक लक्षण जो है वो क्या है, अलग अलग है। ये किस कलर का है, पिंक कलर का, और ये किस कलर का गुलाब है, रेड कलर का गुलाब है। तो यह प्रक्रिया क्या कहलाएगी, पर परागण की प्रक्रिया कहलाएगी। तो आई थिंक आप इजीली समझ गए होंगे कि पर परागण क्या है, इस डायग्राम के थ्रू हम इजीली समझ गए हैं। तो एक ही जाति के दो भिन्न पादपों में मादा युग्मक, नर व मादा युग्मकों के मध्य निषेचन की प्रक्रिया क्या कहलाती है, पर परागण की प्रक्रिया कहलाती है। अब देखिए हमने पहले पढ़े थे स्व परागण की विशेषताएं या अनुकूलन, मतलब स्व परागण जिन प्लांट्स में होता है उनमें क्या क्या विशेषताएं पाई जाती है या फिर उनमें क्या अनुकूलन होते हैं जिसके द्वारा उनमें स्व परागण ही होता है। अब हम देखेंगे कि पर परागण के जिन प्लांट्स में जो पर परागण होता है तो उन प्लांट्स में कैसे अनुकूलन या विशेषताएं पाई जाती है।
जिनकी वजह से उनमें क्या पाया जाता है, पर परागण पाया जाता है। अब देखिए पहला हम देखें तो स्वबंध्यता, सेल्फ स्टेरिलिटी, पहला अनुकूलन है स्वबंध्यता। इसका देखिए आप, कुछ पौधों के पुष्पों में स्वयं के द्वारा विकसित पराग कणों का उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर अंकुरण नहीं होता है। कहने का मतलब ये है कि एक प्लांट है, उसके पुष्प हैं, उसके ऊपर पुंकेसर भी है, उसके परागकण भी है और वर्तिकाग्र भी है, लेकिन उसी प्लांट के पुष्पों के अंदर परागकण जब वर्तिकाग्र पर गिरेगा तो उस वर्तिकाग्र के ऊपर अंकुरण नहीं हो पाएगा। मतलब उस प्लांट के जो वर्तिकाग्र है उस भाग में जो जीन है, वो जीन क्या करेंगे, अपने स्वयं के जो जीन की वजह से परागकणों को अंकुरित नहीं होने देंगे, और यही क्या कहलाता है, सेल्फ स्टेरिलिटी, स्वयं बंध्यता कहलाता है। मतलब जीन जो है वो स्वयं के परागकणों को अंकुरित नहीं होने देंगे, कहां पर, वर्तिकाग्र के ऊपर। ये उस प्लांट के अंदर, खुद के अंदर ही ये ऐसा गुण है, तो ये क्या कहलाएगा, स्वबंध्यता। अब स्वबंध्यता जब उस प्लांट के अंदर है तो उन परागकणों का जो है वो दूसरे पादप के पुष्प पर पहुंचना जरूरी है, तो इनमें क्या पाया जाएगा, पर परागण ही होगा, स्व परागण नहीं हो पाएगा, क्योंकि इस प्लांट में क्या है, स्वबंध्यता है। तो इसका एग्जाम्पल आ जाएगा, एक तो अंगूर ले लो आप, सेब है और आलू, ये तीनों एग्जाम्पल किसके हैं, स्वबंध्यता के एग्जाम्पल हैं। अब सेकंड देखिए, एक लिंगता, एक लिंगी पौधों में पुष्प में नर व मादा दोनों में से कोई एक ही जनन अंग उपस्थित होता है। मतलब एक ऐसा प्लांट जिसमें सिर्फ या तो नर जनन अंग ही उपस्थित है या फिर मादा जनन अंग ही उपस्थित है। तो ऐसी कंडीशन के अंदर उस प्लांट के परागकण को जो है परागित होने के लिए, निषेचन करने के लिए दूसरे प्लांट के ऊपर जाना ही पड़ेगा, दूसरे प्लांट की वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होना ही पड़ेगा, तभी उनमें निषेचन की प्रक्रिया संपन्न हो पाएगी। तो ऐसी कंडीशन के अंदर उनमें स्वनिषेचन संभव नहीं है, उनमें जो है वो स्व परागण नहीं होगा, उनमें जो है पर परागण की क्रिया ही होगी। तो ये क्या होता है, एक लिंगी प्लांट्स के अंदर क्या होता है, पर परागण की क्रिया ही होती है। एग्जाम्पल आ जाएगा पपीता। अब थर्ड देखिए, भिन्न काल पक्वता, पुष्पों में परागकोश व वर्तिकाग्र के परिपक्व होने का समय अलग अलग। मैंने उसमें बताया था कि सेम समय के अंदर दोनों जो है वो परिपक्व हो रहे हैं। कौन कौन, वर्तिकाग्र और जायांग और पुमंग दोनों सेम समय में उनमें परिपक्व हो रहे थे, लेकिन जिन पुष्पों में दोनों सेम समय में, पुमंग और जायांग सेम समय में, समान समय में परिपक्व नहीं होते हैं, उनमें पर परागण की क्रिया ही होती है। तो ऐसी कंडीशन के अंदर दो कंडीशन हमारे सामने आती है। एक तो होता है पुंग पूर्वता, मतलब परागकोश जो है वो वर्तिकाग्र से पहले ही परिपक्व हो जाते हैं, परागकोश परिपक्व हो गए और वर्तिकाग्र परिपक्व नहीं है। ऐसी कंडीशन में क्या स्वपरागण होगा, नहीं, उनमें क्या होगा, पर परागण। तो यह इसका एग्जाम्पल कौन सा ले लेंगे हम, गुड़हल। स्टूडेंट्स एग्जाम्पल आप ध्यान से देखिएगा, काफी बार एग्जाम में एग्जाम्पल्स पूछ लिए जाते हैं। ओके, सेकंड देखिए, स्त्री पूर्वता। इसमें क्या होता है, वर्तिकाग्र, हम जानते हैं जायांग का भाग है वर्तिकाग्र, तो वर्तिकाग्र जो है वो परागकोश से पहले ही परिपक्व हो गया, मतलब वर्तिकाग्र परिपक्व है और परागकोश परिपक्व नहीं हुए हैं। तो ऐसी कंडीशन के अंदर स्वपरागण नहीं होगा, ऐसी कंडीशन में पर परागण की क्रिया ही होगी। जिन प्लांट्स में ऐसी कंडीशन होती है वो प्लांट्स क्या करते हैं, पर परागण की क्रिया ही करते हैं। तो इसका एग्जाम्पल आ जाएगा अंजीर। अब देखिए इसकी फोर्थ अनुकूलन या इसका फोर्थ विशेषता क्या है, देखिए हर्कोगेमी। हर्कोगेमी क्या होता है स्टूडेंट्स, देखिए हर्कोगेमी के अंदर वर्तिकाग्र व परागकोश के बीच में प्राकृतिक संरचनात्मक अवरोध पाया जाता है। मतलब संरचना ही उस प्लांट की, उस प्लांट के पुष्प की संरचना ही इस प्रकार से होती है कि उनमें आपस में जो है निषेचन या फिर आपस में परागण की क्रिया हो ही नहीं पाती है। जैसे देखिए एग्जाम्पल, इसको नहीं, इसको देखिए आप कि इसके अंदर आप देखेंगे कि वर्तिका की लंबाई तो इतनी लंबी हो गई, लेकिन इसके जो पुंकेसर है, इसके अंदर जो परागकण है उसकी संरचना जो है वो छोटी है। तो क्या ये इसके परागकण यहाँ तक पहुंच पाएंगे, बहुत कम पॉसिबल या इम्पॉसिबल है। ऐसी कंडीशन में इम्पॉसिबल है। इस कंडीशन में तो फिर भी इसके परागकण इस पर आकर झड़ जाएंगे वर्तिकाग्र पर, लेकिन ऐसी कंडीशन के अंदर जो है वो संभव नहीं है। तो ये कंडीशन जब किसी पुष्प के अंदर होती है तो यह कंडीशन क्या कहलाती है, हर्कोगेमी कहलाती है। इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, हर्कोगेमी। तो हर्कोगेमी कंडीशन के अंदर पुष्प जो है वो पर परागण ही करेगा, स्व परागण नहीं करेगा। इसका एग्जाम्पल आ जाएगा आंख का पौधा, आंख के अंदर पाए जाने वाले पुष्प। स्टूडेंट्स फिफ्थ विशेषता इसकी ये है
उन्मिल पुष्प कौन से होते हैं स्टूडेंट्स? हमने जो है स्वपरागण में देखा था अनुन्मिल पुष्प, मतलब जो पुष्प कभी खुलते ही नहीं है। लेकिन उन्मिल पुष्प कौन से होते हैं? उन्मिल पुष्प ऐसा पुष्प होता है जो हमेशा खुला रहता है। पुष्प खुला रहेगा तो उनमें क्या रहेगा? उनके द्वारा क्या हो जाएगा? पर परागण इजीली हो सकता है, क्योंकि उसके जो परागकण है वो दूसरे पुष्प पे हवा के द्वारा, कीटों के द्वारा इजीली पहुंच जाएंगे और पर परागण हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स हम देखते हैं एक छोटा सा नोट है। इस नोट के अंदर आप देखिए कनकोआ वायोला और ऑक्जेलिस, इन पादपों में उन्मिल और अनुन्मिलीय दोनों प्रकार के पुष्प मिलते हैं। इन प्लांट्स में मतलब कुछ पुष्प तो जो है वो खुले अवस्था में रहते हैं और कुछ पुष्प जो है वो बंद अवस्था में रहते हैं। जो खुली अवस्था में रहेगा उन पुष्प में तो परपरागण हो जाएगा, लेकिन जो पुष्प बंद अवस्था में रहेगा उनमें स्वपरागण ही होता है। तो स्टूडेंट्स काफी बार एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाता है, तो प्लीज आप इजीली इसको समझ सकते हैं और आप ध्यान से इसको देखिए कि ये एग्जाम्पल्स जो है वो आपको दे देंगे और पूछ लेंगे कि इनमें कौन सा गुण है। तो इसके अंदर या तो बता देंगे उन्मिले है या अनुन्मिले, तो आप बताएंगे इसमें दोनों ही गुण पाए जाते हैं। अब आगे देखिए विषमवर्तिकात्व। विषमवर्तिकात्व क्या होता है? हेट्रोस्टाइल, इंग्लिश में बोलते हैं इसको हेट्रोस्टाइल। इसमें द्विरूपी पुष्प पाए जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि वर्तिका लंबी और पुंकेसर छोटे, या फिर वर्तिका छोटी और पुंकेसर लंबे। स्टूडेंट्स देखिए ये हमने हर्कोगेमी देखा था। हर्कोगेमी कंडीशन सिर्फ इस कंडीशन में ही होगी कि वर्तिका अगर जो है वर्तिका लंबी रहेगी और पुंकेसर जो है वो वहां तक नहीं पहुंच पाएगा। ये कंडीशन तो क्या कहलाएगी? हर्कोगेमी कहलाएगी। लेकिन काफी बार क्या होता है वर्तिका तो लंबी और पुंकेसर छोटा, या फिर वर्तिका छोटी और पुंकेसर लंबा, तो ऐसी कंडीशन क्या कहलाएगी? विषम वर्तिकात्व या हेट्रोस्टाइल इसको कहते हैं। इसका एग्जांपल आ जाएगा प्रिमूला और चमेली। अब देखिए स्टूडेंट्स परागकण की विधियां ये हमने पढ़ लिए थे कि जिन प्लांट्स के अंदर पर परागण की क्रिया होती है उन प्लांट्स में क्या क्या विशेषताएं या अनुकूलन पाए जाते हैं वो हमने देख लिए। अब हम बात करते हैं पर परागण की विधियां क्या क्या है, किन किन विधियों के द्वारा या किन किन कारकों के द्वारा पर परागण की प्रक्रिया संपन्न होती है। तो सुन देखिए दो कारक हैं, एक तो आ जाएंगे जैविक कारक और दूसरा आ जाएगा अजैविक कारक। जैविक कारक में मोस्टली जीवों को लिया जाएगा, जंतु आ जाएंगे, और अजैविक कारकों के अंदर आ जाएगा वायु और जल। अब देखिए पर परागण में परागकणों के स्थानांतरण करने के लिए बाह्य साधनों की आवश्यकता होती है। अब देखिए अजैविक कारक कौन कौन से हैं देखते हैं। पहला देखते हैं वायु परागण, इसको बोलेंगे एनीमोफिली। वायु परागण को क्या बोलते हैं? एनीमोफिली। अब देखिए परागकणों का स्थानांतरण वायु द्वारा होता है, और ऐसे परागकण क्या होते हैं जिन परागकणों का स्थानांतरण वायु द्वारा होता है उस पुष्प के परागकण जो होते हैं वो छोटे होते हैं, हल्के होते हैं और थोड़े चिकने होते हैं, और रंगहीन होते हैं, गंधहीन होते हैं और मकरंदहीन होते हैं। मतलब यदि मकरंद आ जाएगा इसके ऊपर तो मकरंद आने के बाद में तो जीव जो है वो मकरंद लेंगे ही, तो वो तो जीवों द्वारा हो जाएगा। लेकिन वायु द्वारा परागण उन्हीं पुष्प में होगा जो रंगहीन है, गंधहीन है, मकरंदहीन है, छोटे हैं, हल्के हैं, जो वायु के द्वारा इजीली जो है वो ट्रांसफर होते रहते हैं। तो उन प्लांट्स के अंदर कौन सा परागण आ जाएगा? वायु परागण आ जाएगा। एग्जाम्पल आ जाएगा घास, मक्का, नारियल, ओक, ये किसके एग्जाम्पल आ जाएंगे? वायु परागण के। अब मैंने यहाँ नाम लिया आपको मकरंदहीन। मकरंद ग्रंथि जो है कहाँ पाई जाती है प्लांट्स के अंदर? ये देखिए पुंकेसर, और ये जो दल भाग है, ये पंखुड़ियां भाग जो है पुंकेसर और दल के आधारीय भाग में यहाँ पर पाई जाती है मकरंद ग्रंथि। और मकरंद ग्रंथि से क्या बनता है? मकरंद बनता है। और आपने सुना होगा कि मधुमक्खी शहद बनाती है। वो शहद कैसे बनाती है? वो मधुमक्खी इन मकरंद को ही खाती है और उसके द्वारा मधुमक्खी क्या बनाती है? शहद बना पाती है। तो ये बात हो गई हमारी वायु परागण की। अब देखिए स्टूडेंट्स जल परागण, इसको क्या बोलेंगे? हाइड्रोफिली। तो स्टूडेंट्स आपकी बुक में भी दे रखा है। इसके अलावा ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि पादपों के 30 वंशों में जल परागण होता है। मतलब मोस्टली 30 वंश ऐसे हैं जिनके अंदर जल परागण होता ही होता है, और मोस्टली एक बीजपत्री प्लांट्स में यह होता है। अब देखिए अधोजल परागण और दूसरा है अधिजल परागण। अधोजल परागण क्या है? परागण जल की सतह पर होता है। अधोजल परागण क्या होगा? जल की सतह पर। और अधिजल परागण क्या होगा? जल के अंदर होगा। मतलब इसके अंदर परागण की क्रिया कहाँ होगी? जल की सतह के ऊपर होगी, और इसमें परागण की क्रिया जल के अंदर होगी। और इसका एग्जाम्पल आ जाएगा वेलिस्नेरिया और पोटेमोजिटॉन। और अधिजल परागण का एग्जाम्पल आ जाएगा नाजास, सिरेटोफिलम और जोस्टेरा। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमने पढ़ लिया जलीय परागण के बारे में। अब हम देखते हैं
ये तो हमने पढ़ लिए अजैविक कारक, जल परागन देख लिया और वायु परागन देख लिया। अब हम बात करते हैं जैविक कारकों के बारे में, बायोटिक फैक्टर कौन कौन से हैं। इसमें फर्स्ट हम देखिए तो कीट, इंसेक्ट्स क्या करते हैं, परागन की क्रिया बहुत इजीली कर लेते हैं। इसको क्या बोलते हैं, एंटोमोफिली। इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, कीट परागन को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, एंटोमोफिली। स्टूडेंट्स काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि कीटों के द्वारा परागन की क्रिया क्या कहलाती है, तो आप बताएंगे एंटोमोफिली कहलाती है। और यह किन प्लांट्स के अंदर होता है, किन पुष्पों में होता है, जिन प्लांट के पुष्प जो है वो रंगीन होते हैं, चमकदार होते हैं, मकरंद युक्त होते हैं। स्टूडेंट्स मकरंद युक्त रहेंगे तभी क्या होगा, उसके पास क्या आएगी, मधुमक्खी आएगी, तितली आएगी, चींटी आएगी, है ना। और गंध युक्त होते हैं, गंध से भी क्या होते हैं, कीट उनकी तरफ आकर्षित होते हैं, जिससे वो जो है उस फूल के ऊपर बैठते हैं और उसके मकरंद को जो है ग्रहण करते हैं और उससे मधुमक्खी क्या बना लेती है, हनी बना लेती है। तो इसके एग्जाम्पल आ जाएंगे मधुमक्खी, तितली, चींटी, मोथ, शलभ आ जाएंगे, मक्खी आ जाएगी। ओके, अब देखिए सेकंड है पक्षी परागन। पक्षी परागन की प्रक्रिया क्या कहलाती है, ऑर्निथोफिली। एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, मैंने आपको बताया ऊपर भी कि पक्षियों के द्वारा होने वाले परागन की क्रिया क्या कहलाएगी, ऑर्निथोफिली। आपको बताना होगा ऑर्निथोफिली कहलाएगी। तो देखिए इसके पुष्प, ऐसे पुष्प जो चमकदार हैं, आकर्षक हैं और मकरंद युक्त हैं, ऐसे पुष्पों के अंदर पक्षी परागन की क्रिया होती है। तो मकरंद से आकर्षित होकर आए पक्षियों की चोंच पे शरीर से परागन चिपक जाते हैं, उनके शरीर पर क्या चिपक जाते हैं, परागकण चिपक जाते हैं तथा इनके साथ ही दूसरे पौधों तक अपने आप ही पहुंच जाते हैं। और इसका एग्जाम्पल आ जाएगा निकोटियाना। नेक्स्ट देखिए चमगादड़ द्वारा जो है परागन की क्रिया, इसको बोलते हैं काइरोप्टेरोफिली। इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, काइरोप्टेरोफिली, चमगादड़ द्वारा परागन। इसमें देखिए कुछ पौधों में पुष्प जो है वो रात में खिलते हैं तथा अधिक मात्रा में मकरंद स्रावित करते हैं, मतलब रात को खिलते हैं और रात को इसमें से क्या होता है, मकरंद बहुत ज्यादा स्रावित होता है। तो चमगादड़ जो रात को ही जगते हैं, निशाचर प्राणी है, निशाचर होने के कारण इन पौधों के परागन की क्रिया में जो है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, मतलब बहुत इस क्रिया को करने में सहायक होते हैं। तो देखिए चमगादड़ के द्वारा परागन की क्रिया होती है और किन प्लांट्स में पाई जाती है, कदम्ब में, कचनार में, गोरख इमली में, इनमें जो है वो चमगादड़ के द्वारा परागन की क्रिया होती है। अब देखिए घोंगे द्वारा परागन, घोंगे भी क्या करते हैं, इसको बोलते हैं मेलेकोफिलस, और ये घोंगे द्वारा परागन की क्रिया मेलेकोफिली कहलाती है। इसका एग्जाम्पल आ जाएगा आर्किड, मतलब घोंगे भी क्या करते हैं, परागन की क्रिया कर सकते हैं। तो किन पादपों में, आर्किड पादपों में। अब देखिए गिलहरी द्वारा परागन, गिलहरी द्वारा परागन की क्रिया भी हो जाती है। गिलहरी भी क्या करती है, परागकणों को एक फूल से दूसरे फूल में ले जाने का काम कर देती है। तो इसका एग्जाम्पल आ जाएगा गुलमोहर और सेमल। तो ये हमने पढ़ लिया पर परागन के द्वारा, पर परागन होने के लिए प्लांट्स के अंदर क्या क्या अनुकूलन पाए जाते हैं, क्या क्या विशेषताएं होती हैं। इसके अलावा हमने पढ़ लिया कौन कौन से कारक इसमें सहायक रूप से कार्य करते हैं पर परागन के अंदर। और अब हम बात करते हैं सहजीवी संबंध। स्टूडेंट्स सहजीवी संबंध के बारे में थोड़ा सा आपकी बुक में भी दे रखा है। तो सहजीवी संबंध क्या होता है, सहजीवी का मतलब क्या होता है कि दो जीव क्या कर रहे हैं, साथ साथ रह रहे हैं। और दोनों जीव साथ साथ क्यों रह रहे हैं, क्योंकि एक जीव को जो है दूसरे जीव से लाभ मिल रहा है, इसलिए एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, लाभ प्रदान कर रहे हैं और साथ साथ रह रहे हैं और आपस में क्या है, उनका एक कनेक्शन है। तो वही क्या कहलाता है, सहजीवी संबंध कहलाता है। तो सुन देखिए मोथ या स्लव जो है इसकी एक प्रजाति है, वो है प्रोनुबा, वह यक्का या युक्का भी बोल सकते हैं, एक पादप है। इन दोनों के बीच में सहजीवी संबंध पाया जाता है। देखिए कैसे, इनमें सलभ व पादप दोनों एक दूसरे के बिना अपना जीवन चक्र पूरा नहीं कर सकते हैं। शलभ तो क्या करता है, अपने अंडे पुष्प के अंडाशय कोष्ठ में देती है। मोथ क्या करती है, अपने एग्स जो है वो पुष्प के कहा दे देती है, अंडाशय में दे देती है। इसके बदले में युक्का पादप क्या करता है, शलभ द्वारा परागित हो जाता है। तो शलभ क्या करता है, इनको परागित करने का काम करता है और प्लांट क्या करता है, इसके जो अंडे हैं उनको सुरक्षित रखने का काम करता है। तो ये दोनों क्या करते हैं, एक दूसरे से क्या संबंधित है, एक दूसरे में से क्या रखते हैं, संबंध रखते हैं अपने जीवन चक्र को पूरा करने के लिए। तो स्टूडेंट्स यही क्या कहलाता है, सहजीवी संबंध कहलाता है। स्टूडेंट आज हमारा जो परागन वाला टॉपिक है यह कंप्लीट हो चुका है। पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन का ये थर्ड पॉइंट था, मेरा थर्ड लेक्चर था। इसके अंदर मैंने आपको परागन के बारे में बता दिया है, परागन की क्रिया क्या है,
किस साइंटिस्ट ने सबसे पहले इसके बारे में बताया था, स्वपरागण क्या है और परपरागण क्या है, स्वपरागण के टाइप्स देख लिए, परपरागण के टाइप्स देख लिए, और स्वपरागण के लिए जीवों के अंदर कौन कौन से अनुकूलन की आवश्यकता है, परपरागण में कौन कौन जीवों को कौन कौन से अनुकूलन की आवश्यकता होती है, वो सब हमने पढ़ लिया है। तो आज हमारा टॉपिक जो है वो परागण कंप्लीट हो चुका है। तो स्टूडेंट्स, यदि आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। बेल आइकन को दबाएंगे, सब्सक्राइब करेंगे तो जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करती हूँ तो आपके पास उसकी नोटिफिकेशन इजीली पहुंच जाएगी और आप मेरे वीडियोस को जो है अपडेट कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।